हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि पीसीएस किस नए वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीते हफ्ते उन महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर बनाए गए सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आगामी प्रश्न पत्र में आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एक मानचित्र से संबंधित सवाल हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि भारत का मानचित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आप सभी को बताना है कि भारत में स्थित महाराष्ट्र राज्य की सीमाएं भारत के किन किन राज्यों के साथ संलग्न होती है। तो महाराष्ट्र की स्थिति को अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पर इस तरह से यह स्थित है। इससे संलग्न राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहां से आप देखिए कुल मिलाकर के अगर तो 1 2 3 4 5 राज्य हुए जो कि इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब यहां पर देखें महाराष्ट्र की जो उत्तरी सीमा है मध्य प्रदेश के साथ संलग्न हो रही है। तो यहां पर एक होमवर्क आप सभी को करना है कि आपको उन जिलों के नाम बताने हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो महाराष्ट्र की सीमा से संलग्न होते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के वह जिले जो कि अपनी सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ साझा करते हैं, उनका नाम आप सभी को बताना है। साथ ही उनकी संख्या कितनी है यह भी आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या बनाया गया है। हाल ही में चर्चित निग्लेरिया फाउलेरी क्या है? विकल्प है शैवाल, वायरस, अमीबा या फिर जीवाणु। दरअसल नेग्लेरिया फाउलेरी की अगर बात करें तो यह एक कोशिकीय जीव है जो कि थर्मोफिलिक है, यानी कि गर्मी में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है और यह अमीबा है। दरअसल अभी हाल ही में केरल के एक स्थान अलप्पुझा जिले में एक 15 वर्षीय बालक जो था इससे संक्रमित था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। इसकी वजह से नेग्लेरिया फाउलेरी जो कि अमीबा है एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे वर्ष 1965 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया एक कोशिकीय जीव है और यह थर्मोफिलिक है, यानी कि गर्मी प्रेमी जीव है और यह गर्मी में पनपता है और गर्म पानी पसंद करता है। तो यहां से आप देखें तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमीबा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में केरल में शंकरबरनी नदी के पास कूड़ापक्कम में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल देखा गया है। आईयूसीएन द्वारा इसे लीस्ट कर्सन श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहां पर अगर देखें तो हाल ही में यह जो है शंकरबरनी नदी के पास कूड़ापक्कम में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल देखा गया है। यह बात तो सही है, लेकिन स्थान केरल जो है यह गलत है, यह पुडुचेरी में है। यानी शंकरबरनी नदी के पास कूड़ापक्कम में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल जो देखा गया है वह पुडुचेरी में देखा गया है, ना कि केरल में। तो यहां से पहला कथन गलत हो जाता है और आईयूसीएन द्वारा इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, यह बिल्कुल सही है। और अगर बात करें भारतीय ग्रे हॉर्नबिल को तो यह जो है संभवतः ज्यादातर जोड़े में देखा जाता है। इससे संबंधित कुछ अगर प्रमुख बातों को देखें तो यहां पर देखें कि पुडुचेरी में शंकरबरनी नदी के पास कूड़ापक्कम में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल को देखा गया है और यह अधिकतर वृक्षी होता है, यानी कि वृक्ष के ऊपर यह ज्यादातर देखा जाता है और यह जोड़े में देखा जाता है। यहां पर इसकी अगर कुछ संबंधित बात करें तो यह जो सूखे मैदान हो, खुले आवास हो, शुष्क पर्णपाती जंगल हो, शुष्क पर्णपाती जंगल हो एवं कटीली जो झाड़ियां होती है उससे संबंधित जो भी जंगल होते हैं वहां पर मुख्य रूप से पाया जाता है। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल नामक पक्षियों की इस प्रजाति की अनोखी सींग जैसी चोंच को दर्शाता है, यानी कि इसकी जो आप देखिए जो चोंच होती है एक सींग के जैसे दिखती है जो कि काफी अनोखी है। साथ ही नर के ऊपरी जबड़े पर नुकीला काला आवरण होता है जो कि मादा में कम देखने को मिलता है। अब बात करें इसे आईयूसीएन द्वारा किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है तो इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यह इसका चित्र है, आप सभी यहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल दो, यानी दूसरा कथन सही है जबकि पहला कथन गलत है क्योंकि यहां पर केरल दिया हुआ है। यदि यहां पर पुडुचेरी होता तो यह कथन भी सही हो जाता। तो ये सारी बातें रही भारतीय ग्रे हॉर्नबिल से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अभी तक ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी जीसीआरजी में शामिल नहीं हुआ है। इसकी देखरेख चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है यह आपको बताना है। तो अभी हाल ही में अगर बात करें तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में भारत शामिल हो गया है, पहला कथन गलत हो जाता है। और इसकी देखरेख की अगर बात करें तो चैंपियंस ग्रुप के द्वारा ही की जाती है, तो यह सही है। लिहाजा प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखें तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के निमंत्रण के बाद भारत जो है इस ग्रुप में शामिल हुआ है, जिसकी स्थापना मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा
की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वित्त में परस्पर जुड़े जो भी संकटों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उनको संबोधित करना, यानी कि इन सारे मुद्दों से निपटने का प्रयास किया जाता है इसी के माध्यम से। और इसकी देखरेख चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है और इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के प्रतिनिधि शामिल है। तो तथ्यात्मक रूप से कौन कौन से देश के प्रतिनिधि शामिल है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रतिनिधि या किस देश का प्रतिनिधि GCRG यानी ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल नहीं है। उनमें से एक ऑप्शन दे देगा जो कि इनमें से नहीं होगा, वही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन इनमें से किसी भी देश को दे देगा। तो इस तरह से सवाल बनाया जा सकता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से यहां पर ये जो कंट्रीज दी गई है ये काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके उद्देश्य में क्या क्या शामिल है, किस लिए इसकी स्थापना की गई है मार्च 2022 में, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, चर्चित किसान संकट सूचकांक किस संस्थान से संबंधित है? विकल्प है खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृषि कोष, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान। दरअसल चर्चित किसान संकट सूचकांक जो है केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके माध्यम से गांव और ब्लॉक लेवल पर किसानों के से संबंधित जो भी संकट है या उनकी आय में जो होने वाला खतरा रहता है फसलों के नुकसान की वजह से, उसको पूर्वानुमान के तौर पर यह बताने का प्रयास करेगा, जिसके माध्यम से केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, गैर सरकारी और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से यह जो है जानकारी दे करके, चेतावनी दे करके ब्लॉक और गांव लेवल के स्तर पर इसके प्रसार को रोकने का प्रयास करेगा। यानी कि जो किसानों को होने वाले नुकसान है उसके रोकने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य अगर देखें, यह जो सूचकांक बनाया जा रहा है केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा यानी क्रीडा द्वारा, किसान संकट सूचकांक, यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने का प्रयास है। यानी कि किसानों के होने वाले जो भी नुकसान है, फसलों से जो भी हानियां होने वाली हैं, यहां पर अगर आप देखें कृषि संकट को कम करना है, इसके माध्यम से संकट का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाएगा। और यह जो है यह ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत एक संस्था है। कौन? केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ICAR के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। तो कुल मिलाकर के इस सूचकांक की बात करें तो किसानों को जो भी फसल के हानि के द्वारा आय होती है उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो पूर्व चेतावनी के माध्यम से इस नुकसान को कम करने का प्रयास इस सूचकांक के द्वारा किया जाएगा। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प है, इसके अंतर्गत संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र अलग करके एक पूर्णतया नया राज्य बना सकती है। इसके अंतर्गत संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इसके अंतर्गत राज्य अपनी सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दरअसल अभी आपको फिलहाल में देखने को मिल रहा होगा, काफी दिन से न्यूज में भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्य चर्चा में बने हुए हैं। उसी के अंतर्गत भारत का एक राज्य जो मिजोरम है, वहां पर जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि जो समुदाय के लिए एक नए राज्य की स्थापना करना जरूरी है, एक नए राज्य की चाहत उन्होंने प्रस्तुत की है। और अगर बात करें नए राज्य के मामले में तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद कई कानून बना सकती है। संसद का क्या अधिकार है उसकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बनाना, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम करना, किसी भी राज्य की सीमाएं बदलना या किसी भी राज्य का नाम बदलना, यह सारा संसद जो है इस अनुच्छेद का प्रयोग करके कर सकती है। तो यहां से अगर देखें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दे रहा है इसके अंतर्गत राज्य अपनी सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं। तो राज्य नहीं, यह संसद करेगी इस अनुच्छेद का प्रयोग करके। यहां पर देखिए संसद दिया हुआ है लेकिन यहां पर राज्य दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र डोपिंग रोधी संगठन यानी कि नाडा
का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जापान, मालदीव, नेपाल या फिर बांग्लादेश? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जापान। दरअसल अभी हाल ही में नाडा इंडिया ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन, जिसे हम शॉर्ट में सराडो कहते हैं, यानी कि साउथ एशियन रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, जिसकी वजह से एक बार सुर्खियों में बना है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन यानी सराडो का जो गठन है 16 मई 2007 को मालदीव में आयोजित दक्षिण एशियाई डोपिंग रोधी कार्यक्रम परियोजना के विकास बैठक में किया गया था। इसके अंतर्गत यह जो संगठन है विश्व डोपिंग रोधी संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करने और संबंधित देशों में डोपिंग मुक्त खेल को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श और वित्तीय रूप में समाधान है। इस संगठन में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। तो कौन कौन से देश शामिल हैं? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। यह महत्वपूर्ण बात होती है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो जो भी संबंधित देश है वहां पर डोपिंग मुक्त खेल को बढ़ावा देना है। ये यहां पर इसका क्रक्स निकल के आता है। तो यहां पर अगर देखें तो जापान इसमें शामिल नहीं है, तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुच्ची का संबंध है। विकल्प है मशरूम, झींगा की प्रजाति, कॉफी का प्रकार या फिर कोरल। तो गुच्ची जो है एक मशरूम है, मशरूम की प्रजाति है। तो इससे संबंधित कुछ मुख्य बातों को अगर देखें तो गुच्ची मशरूम जो है एस्कोमाइकोटा के मोरचेलासी परिवार का कवक है, फंजाई है, जिसे फंगस भी कहते हैं, फंगस या फंजाई की एक प्रजाति है। मशरूम की यह प्रजाति हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। इसकी खेती संभव नहीं, इसलिए इसे जंगलों में जाकर ही ढूंढ कर लाना पड़ता है। इसे स्थानीय भाषा में छतरी, टटमोर या ढुंगरू कहा जाता है। दरअसल अभी ये चर्चा में क्यों है? तो मुख्य रूप से जो अप्रत्याशित मौसम पैटर्न देखने को मिल रहा है और औसत से अधिक तापमान के परिणाम स्वरूप गुच्छी मशरूम को लगातार दूसरे वर्ष संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो हाल फिलहाल में मानसून इवेंट्स देखे जा रहे हैं और औसत से अधिक जो तापमान देखा गया है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार में जो है संकट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो यह फसल है यह अच्छी नहीं हो सकी है और यह ऐसा लगातार दूसरे वर्ष भी हो रहा है। तो इसकी वजह से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है और यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। तो ये सारी बातें रही गुच्ची मशरूम से संबंधित। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यानी मशरूम हो जाएगा। आगे चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी उससे संबंधित परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार दृष्टि संस्थान की ओर से दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। आप चाहे तो इससे संबंधित कोई जानकारी चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, या इससे अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं तो दृष्टि संस्थान के दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में प्रवेश लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर छात्रों को कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी दी हुई है, या इसके अलावा आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो वो भी इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल बनाया गया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत के किन राज्यों में स्थित है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हाल फिलहाल में चर्चा में बना हुआ है, जिसकी वजह से यह सवाल बनाया गया है। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह जो है 3 राज्यों में फैला है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिलों में भी फैला हुआ है और यहीं पर डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों में फैला हुआ है। इसका विस्तार क्षेत्र इन तीनों राज्यों में है। यहां पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसकी वजह से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है उत्तरी भारत में 5400 वर्ग किलोमीटर के त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में चंबल नदी पर एक नदी अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। उत्तर प्रदेश के 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक त्रिराज्य अभ्यारण्य है जो आगरा और इटावा जिलों में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आता है। तो यहाँ पर 2-3 बातें मुख्य रूप से आप सभी के लिए काम की है, जैसा कि इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिला में यह फैला हुआ है। इसके अलावा इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी चंबल नदी पर एक नदी अभ्यारण्य के रूप में, और हाल फिलहाल में चर्चा में
बने रहने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पर डॉल्फिन अभ्यारण्य का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिमेक्स 23 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टेलीस्कोप, कंप्यूटर, लड़ाकू विमान या फिर समुद्री अभ्यास? तो जिमेक्स 23 जो है यह एक समुद्री अभ्यास है भारत और जापान के मध्य, जो कि हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। इसके बारे में अगर यह देखें तो यह इसका 7वां संस्करण था, लेकिन वर्ष 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जिमेक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है यह 7वां संस्करण। कहां पर आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में। जापान भारत समुद्री अभ्यास है, 7वां संस्करण था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑर्बिटर शामिल नहीं है। यह चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का तीसरा प्रयास है। करीब 1 महीने बाद चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग होगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? यहां पर ध्यान देना है कि पूछ रहा कितने कथन सही नहीं है। केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। यहां पर अगर बात करें तो इसके अंतर्गत डिटेल में अगर देखें तो अभी इसे लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि तीसरा प्रयास, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें ऑर्बिटर शामिल नहीं है, यह बिल्कुल सही है। और यह करीब 1 महीने बाद यानी कि अगस्त में चंद्रमा की सतह पर इसकी लैंडिंग हो जाएगी। तो यहां पूछ रहा कितने कथन सही नहीं है, तो केवल 1 कथन सही नहीं है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जबकि तीसरा और पहला कथन सही है। थोड़ा सा और अगर देखें तो यहां पर आप देखें अगस्त के मध्य में चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग होगी, यानी कि 1 महीने बाद इसकी लैंडिंग होने वाली है। चंद्रयान 2 मिशन के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस के लिए संचालित करने और डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये मुख्य बातें रही चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आज के इस एपिसोड का अंतिम सवाल, और इस अंतिम सवाल के माध्यम से हम आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आगामी प्रश्न पत्र में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप सभी सादर आमंत्रित है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।